अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बात करेंगे मईशत, सफारतकारी, दाखिली सियासी इस्तेहकाम, बजट के बाद का जो मंजरनामा है और ईरान अमरीका जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए, जो MOU साइन हुआ, उसके बाद का जो मंजरनामा है, उसके पाकिस्तान के लिए मईशत की दुनिया में कितने इम्कानात हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो भी है, सियासी अदम इस्तेहकाम के होते हुए क्या मईशत बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी जब से हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में एक अजीब इज़्तिराब और हिजान की कैफियत है, इसमें ठहराव नहीं आ सका। तो इसमें ठहराव क्यों नहीं आ सका? ये क्या पार्लिमानी निज़ाम की कमज़ोरी है, अहले सियासत की कमज़ोरी है, हम सब की कमज़ोरी है? ऐसा क्यों होता है कि जब कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं फिर कुछ ख़राबी शुरू हो जाती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दौर में राइवल रहीं और एक बदतरीन सा मंजरनामा था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि मिसाक जमहूरियत हुआ, एक वक्त आया कि संजीदगी ने प्रिवेल किया और बेहतर मामलात चलने लगे, लेकिन फिर उसके साथ एक कल्ट भी आ गया और फिर जो सूरत हाल बनी वो हम सब ने देखी। तो अब सवाल ये है कि ये जो सियासत में इख्तिलाफ तो होता है, लेकिन सियासत हिजान की तरफ चली गई, गालम गलोच की तरफ चली गई, बहुत तलखी की तरफ चली गई, एक इज़्तिराब है तहे खाक। ये क्यों है? इसे कैसे हल करना है? मईशत कैसे बेहतर होनी है? दाखिली इस्तेहकाम कैसे आना है? ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। शायदा रहमानी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, अंजुम अकील ख़ान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान साहब इकानमिस्ट हैं, मईशत के माहिर हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। शायदा रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शायदा रहमानी साहब, एक तासुर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और एक तासुर ये है कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि चूँकि इस वक्त अमलन उस तरह की एक संजीदा और वाइब्रेंट अपोजिशन नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में इख्तिलाफ पैदा करके असल में ये तासुर देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे की अपोजिशन है। यानी हम एक दूसरे की अपोजिशन तो नहीं है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन है। यानी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई कुछ इख्तिलाफ हैं या अपोजिशन का जो वैक्यूम है इस पार्लिमानी निज़ाम में, उसके ख़ात्मे का एक तासुर दिया जाता है कि हम इसमें इख्तिलाफ का किरदार अदा कर रहे हैं। ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है और मुस्लिम लीग नून की अपनी एक आइडियोलॉजी, उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। ठीक है, आपने जैसे जिक्र किया कि 90s के एरा में जो भी गलतियां हुई, पॉलिटिकल गलतियां हुई, और उससे दोनों लीडरों ने सबक सीखा और उसके बाद जो है उसको एडमिट भी किया। और नवाज शरीफ साहब हों चाहे मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो सब ने बैठकर सर जोड़ा और तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लिया और मीसाक जमहूरियत जैसा एक अजीम मुआहदा हुआ। और आपने देखा कि उसके तहत आज उस मुआहदे के मरहून मिन्नत है कि 2008 से इस मुल्क के में एक तसलसल के साथ जमहूरियत चल रही है। कितने ही इख्तिलाफ हों, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तमाम दोनों पॉलिटिकल बड़ी जमातें बैठती हैं। अभी आपने इसका मुजाहरा गिलगित में देखा, इससे पहले कश्मीर में देखा, या जनरल इलेक्शन में देखा कि हम अपने अपने मंशूर के साथ उतरे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ उतरे, और दोनों पार्टियां एक दूसरे के जो भी कमजोर पहलू थे उसको आश्कारा करती थी, अपनी जो मस्बत कारनामे थे उस पे इलेक्शन लड़ती हैं, अपने माजी को देखते हुए मुस्तकबिल के बेहतर प्लान बनाती हैं, और फिर जब जो भी इलेक्शन जीतता है यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि वो उसको वेलकम करते हैं। और 2008 में भी देखा कि नवाज शरीफ साहब जब बीबी की शहादत के बाद उन्होंने बाइकआउट का अनाउंस किया, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कायल किया कि हम इलेक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं। और आपने देखा कि उस वक्त भी नून लीग ने भरपूर अपोजिशन की, और चौधरी निसार साहब अपोजिशन लीडर थे और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया। यही काम होता है कि जो हुकूमत में होता है उसको अपोजिशन जो है वो उसकी गलतियों को तनकीद करती है, और वो आपने देखा वो 5 साल उसके बाद जब 2013 से 18 तक था तो उसमें पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, PMLN जो है वो गवर्नमेंट में थी। हमने जहां जहां हुकूमत की गलतियां थी उनको ना सिर्फ तनकीद की, लेकिन आपने देखा कि 2018 की जब इंतखाब
के जरिए एक ऐसी पार्टी को इंतखाबात किया थे, आरटीएस सिस्टम को बैठा के लाया गया जिसका जिसका आपने जिक्र किया कि बर्दाश्त खत्म, गाली गलौज और सारे चोर थे और एक शख्स को ईमानदार बनाकर लाया गया, और जिसका हशर देखा कि जिसने क्या हशर कर दिया पॉलिटिक्स का, जहां गाली गलौज, अदम बर्दाश्त, ये सारी जो रवैये जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये पीटीआई का करता किया शाहिदा धरा रवानी साहबा, शाहिदा रवानी साहबा, पीटीआई का करता धरता यकीनन है। पीटीआई ने जो इस मुल्क की सियासत के साथ किया है वो हमारे सामने है, लेकिन ये चीज़ भी महसूस की जाती है कि जब कभी आपका और पीएमएलएन का इख्तिलाफ हो जाए तो जो रकीक स्टेटमेंट्स पीपल्स पार्टी की तरफ से आती हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में, वो भी कम नहीं है। तलखी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी शिद्दत होती है, यानी ये मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अपने वोटर को अपने साथ एंगेज रखने के लिए तलखी और हिजान का सहारा क्यों लिया जाता है। यानी पीएमएलएन से किसी ने आपके खिलाफ कोई बात कर दी तो आपकी कुछ मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, वो इतना सख्त जवाब देती हैं कि लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव रखता है या पीटीआई का नैरेटिव। और यही काम पीएमएलएन वाले भी यकीनन करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। इख्तिलाफ आप दोनों जमातों में अगर हों तो उनका उसलूब तो शाइस्ता होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि कभी कभी उसलूब शाइस्ता नहीं रहता। वहाँ जाके ज़ुबानी फ़िक्रात के ज़रिए हिट किया जाता है सियासी मुखालिफ को कि वो मिसाक जमहूरियत और वो अक़दार वो बहुत पीछे रह जाती हैं। आसिफ साहब देखें, मिसाक जमहूरियत का तसलसल है तो जमहूरियत इस मुल्क में चल रही, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, जो 2018 के इंतखाबात हों, 24 के इंतखाबात हों, आपने देखा, और अभी गिलगित बिल्तिस्तान में बिल्कुल इलेक्शन के दौरान अगर ये माहौल ना हो तो आपके वोटर आपके साथ, उनके वोटर उनके साथ कैसे देंगे। जाहिर है आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ, मैंने कहा, आप अपने माजी के और तजुर्बात के साथ आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ये जो कहा कि जी कभी कभी ऐसा होता है, तो बिल्कुल देखिए इस वक्त जो काम पीटीआई को करना चाहिए था एज ए अपोजिशन, वो नहीं कर पाए। उनका पार्लियामेंट के अंदर एक ही बात होती है कि जी इमरान खान को रिहा करो, और तस्वीरें लेके खड़े हो जाते हैं, बाइकआउट करते हैं। जहां हुकूमत की कोई गलती है, कोताही है, उसको निशानदेही करनी होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि ना तो हम कैबिनेट का हिस्सा बने, हुकूमत का साथ दिया मुश्किल वक्त में, जब मुश्किल आई हर बजट के अंदर पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल सपोर्ट की। 27 अमेंडमेंट हो, 28 अमेंडमेंट हो, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की। मईशत का मसला है, पीपल्स पार्टी हमेशा सपोर्ट पे खड़ी रही है, इसीलिए बजट जो है वो पास हो रहा है। और आपने ये भी देखा कि जो अभी पाकिस्तान को चैलेंजेस थे उसमें पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ शाना बशाना खड़ी रही, सीसा पिलाई दीवार की तरह, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। हम पॉलिटिक्स जब करेंगे जब ये मुल्क रहेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क को शादो आबाद रखे। हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अगर जहां पाकिस्तान की बात आती है तो हम सब एक होते हैं। और यही वजह आपने देखा कि जब मुश्किल आई है, चाहे पीएमएलएन गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, हमने एक साथ बाजू से बाजू, कंधा से कंधा मिलाकर हम चले हैं। और अभी भी जब पाकिस्तान इतना बड़ा चैलेंज था, लास्ट ईयर जो जंग थी, उसके बाद अभी जो सूरत हाल है, तो हम साथ हैं। लेकिन जहां गलती होती, जैसे कश्मीर के इश्यूज के ऊपर जो कुछ हुआ, उसको कल बरमला चेयरमैन साहब ने पार्लियामेंट में बात की, लेकिन ये हकाइक की तरफ अगर निशानदेही को आप कहें कि ये बड़ा सख्त मौकिफ है, तो ये मेरी समझ से बालातर है। लेकिन अगर हुकूमत की गलती करती है, उसके वज़रा की गलती करते हैं, तो उसको पॉइंट आउट करना, उसको उसकी निशानदेही करना, ये हमारा काम है। अजम वकील खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अजम वकील खान साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की जितनी भी कामयाबियाँ हों, मुआहदा भी करवाया, स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जंग में इंडिया को शिकस्त भी दी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे ये बताइए कि इन सारी कामयाबियों के बाद अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है तो क्या मईशत ठीक हो सकेगी? यानी सियासत में जो एक हिजानी कैफियत है, जो एक नफ़रत की कैफियत है, ये थमती नज़र नहीं आ रही। और ताली ज़ाहिर है एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। पता नहीं वो जो हाथ दस्तियाब नहीं है वो आपका है या किसी और का है, जो दस्तियाब नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अंजुम वकील खान साहब, सियासत में ठहराव कब आएगा? यानी ये तलखी, ये नफ़रत, ये किसी दिन तो ख़त्म हो और कोई मुल्की मईशत के ऊपर फोकस किया जाए और कोई बेहतरी की तरफ बढ़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें जी, जमहूरी पार्टियां तो मैं कहूँगा बरमला कि ये आज मुल्क में जो मौजूद है, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने जमहूरियत की खातिर बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं और कोशिश की है कि जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे। और जब भी जमहूरियत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हुआ तो ये दोनों पार्टियां जमहूरियत के लिए इकट्ठी हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों पार्टियों का अपना मैनिफेस्टो है, अपने अपने मंशूर हैं और अपने अपने लोग हैं, उन लोगों को खुश भी करना पड़ता है। जाहिर है
अब आज अगर पीपल पार्टी हमारे साथ कोलिशन में मौजूद है, आप देखेंगे अब सदर पाकिस्तान जो पीपल पार्टी से हैं, गवर्नर जो हैं के पीपल पार्टी से हैं, पंजाब का गवर्नर के पीपल पार्टी से है, चेयरमैन सेनेट पीपल पार्टी से है। तो देखिए दूसरा ये बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल पार्टी की है, सिंध में हुकूमत पीपल पार्टी की है, आज गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी। अंजुम साहब केपी में किसकी है? केपी में पीटीआई की हुकूमत है। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि सियासत में दो ही जमातें हैं, सियासत में तीसरी जमात भी मौजूद है। मैं कहने का मैं सियासत की बात है, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जमहूरी पार्टी और जमहूरी फर्क क्या ये है कि जो लोग जमहूरियत का समझते हैं, आप देखें ना, लोग आप इलेक्ट तो पीटीआई के लोग भी होकर आए हैं। मैं ये कहूंगा कि वो आसादी तौर पर इलेक्ट होके हैं, उनको जमहूरियत का या सियासत का अलग भी नहीं पता। अगर उनको ये अलग पता होता तो आज वो पार्लियामेंट में आकर अपने लोगों की बात करते हैं, लोगों को मसाइल बयान करते हैं। और जहाँ मुल्क की बात है, मुल्क के वकार की बात है, मुल्क के मौजूदा हुकूमत के साथ सौ इख्तलाफात हो इख्तलाफात मुल्क के अंदर हैं, आपस में करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। आप देखें कि जब भी मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान पे, जब आप जानते हैं कि IMF के साथ दगा हमने नहीं किया, दगा तो पीटीआई ने किया, मायदे की खिलाफवर्जी पीटीआई ने की। हमने तो 2016 में IMF का को खिताब क्या दिया था, फिर उसके बाद पीटीआई ने IMF को ऑन किया, और जब जाते जाते इन्होंने जो IMF के साथ मायदे थे, वो इमरान खान ने तो नहीं उसकी खिलाफवर्जी की, वो पाकिस्तान ने खिलाफवर्जी की है। तो उसका उनका कोई तल्लुक नहीं है कि हुकूमत के किया, उन्होंने जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने उनकी खिलाफवर्जी की है। तो वो सारा सफर हमें करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जमहूरी पार्टी अगर होते तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करते, क्योंकि अगर देखें ना, अगर इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में पीटीआई दोबारा आ जाती, कि IMF के साथ वो दोबारा अंजुम खान साहब, आपने सियासत में और जमहूरियत में फ़र्क किया, ये फ़र्क हो सकता है आपका बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक ज़मीनी हकीकत भी होती है। ज़मीनी हकीकत यह है कि PMLN पीपल्स पार्टी के साथ PTI भी मौजूद है। अच्छा, PTI इज़्तिराब का शिकार है, हिजान का शिकार है, गलत या सही, लेकिन वो बहरहाल हिजान और इज़्तिराब का शिकार है, और वो तलखी इतनी बढ़ जाती है बाज़-औक़ात कि हुकूमत से आगे जाकर रियासत तक के ऊपर उस तलखी का असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसका कोई हल तो आपने ही ढूंढना है ना अंजुम अकील खान साहब। ये जो पोलराइजेशन हो गई है, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पोलराइज हो गया है। मैं कहने का मतलब यही है कि आप जानते हैं, मैं कहने का जो मैं आपको बता रहा था वही कि पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम नहीं खड़ा होना चाहिए। ये अगर जमहूरी पार्टी होती तो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती। कभी भी IMF को नहीं कहती कि आप पाकिस्तान को कर्ज ना दें, ये कभी भी ओवरसी लोगों को ये ना कहते कि जी आप पाकिस्तान में जरा बदला ना भेजें, ये कभी भी लोगों को ये ना कहते कि आप बिजली के बिल ना दें। ये तो पाकिस्तान की बात है। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कहते हैं ना मैदान, बिल्कुल मैं कहता हूं लोगों ने इनको सियासत के लिए भेजा है, लेकिन ये सियासत कर नहीं रहे, ये एजिटेशन कर रहे हैं। जब भी निकले हैं, इनकी मुल्क के अमलाक को पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। आप बताएं, एजिटेशन हमने भी की है। 2 ताई हुकूमत जब हमारी साजिश के जरिए 2018 में 2017 में गिराई की, मियां नवाज शरीफ बजरिया GT रोड लाहौर गए हैं, तो क्या एक टहनी तक, एक गमला तक टूटा? ये एक तारीख पे आते हैं इस्लामाबाद तो गाड़ियों को आग लगा देते हैं, दरख्तों पे को आग लगा देते हैं। ये फिर 9 मई का वाकया तो मैं समझा पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ऐसा अल्फाज लिखा जाएगा। तो ये कोई जमहूरी पार्टी ऐसा करती है? इसलिए मैं कहता हूँ ये जमहूरी नहीं है, ये अल्साती है। अच्छा, अब जमहूरियत के लिए इन्हें बहुत सारी मार खानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमने हमारा पीपल पार्टी का सो खिलाफ था, लेकिन हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। इनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में अब तो दर्जन से ज्यादा दफा हो गया कि दावत दी कि आए बैठ के बात करें, आए आगे मुल्की मसाइल पे भी बात करें, अंदरूनी मसाइल पे भी बात करें, लेकिन इन्होंने कोई उसमें तावन नहीं किया, बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। अंजुम अकील खान साहब, आप जितने मसाइल बयान कर रहे हैं ये सारे अपनी जगह पर मौजूद है, इनका सबको इल्म है। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसी तरह चलता रहेगा मामला? देखिए जी, मैं अगर आज भी उनको अगर जमहूरी
पार्टी बनना चाहते हैं, अगर उनको अक्ल आ जाए तो आज भी बैठे। देखिए ये जड़ों ग्रह से तो मसाइल हल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगी। या आज कहते हैं हमारे पास पर्चे हैं, हमारे लोग जेल में हैं, तो ये ऐसा कानून को हाथ में लेंगे तो फिर तो इसी तरह होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आए बैठे आके बात करें, हम बात करने के लिए तैयार है, तमाम मामला से बात करने के लिए तैयार है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मुझे जी, मैं आवाज आ रही है आपकी? जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मईशत के जितने भी मसाइल हों और पाकिस्तान के लिए जितने भी इम्कानात हों, क्या इस सियासी पोलराइजेशन और इस सियासी नफरत और हिजान के साथ आप अपनी मईशत को खड़ा कर सकते हैं? नॉट एट ऑल सिंपल। तो जवाब इसका ये है कि बिल्कुल नहीं है। और मैं जो गुफ्तगू सुन रहा था आपके काबिल एहतराम पैनलिस्ट हजरात की, मोहतरमा ये शाहिदा साहिबा हैं और ये अंजुम अकील साहब, तो इनकी गुफ्तगू तो बहुत ही सुपरफिशियल किस्म की गुफ्तगू है। आज आवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं और उस पार्लियामेंट पे भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं जिसकी अपनी कोई सकत नहीं है। आप पूरे बजट को उठा लीजिए, जैसे इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट जो पूरे साल इस पर अमल दरामद होगा, आप इसके अंदर से कोई भी फलाह बहबूद की कोई चीज निकाल लीजिए। मिसाल के तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 838 अरब रुपए की तकसीम होगी, ये वोटों के लिए है। करप्शन की साथ साथ स्टोरी चल रही है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट दी है, इसके अंदर हजारों लोग इनके बेनिफिशियरी हैं और करप्शन का मॉडल है ये। BISP has become a model of corruption in Pakistan. It is not for the help of the poor. आगे चलें अब आप। इन्फ्लेशन दुनिया में कहीं पे भी 35 से 40% पे खड़ा हो और वो 5.5% एक महीने में 2 महीने में आ जाए, ये कौन सी इनके पास कोई गीदड़ सिंगी है या कोई अलादीन का चिराग है? एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये जगलरी है। और पाकिस्तान वैसे भी साग डार साहब मशहूर हैं पाकिस्तान के हवाले से फिगर फजिंग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसको साबित किया और पाकिस्तान को रिट्रीट करना पड़ा कि हाँ जी हमसे गलती हो गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी बात हो रही थी कि जी PTI ये नहीं कर रही, मुस्लिम लीग ये कर रही है। मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ। हैड ही बीन इन द प्लेस ऑफ शहबाज शरीफ तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। कोई बात नहीं करता इसलिए कि पार्टी डिसिप्लिन है जी। मियाँ साहब जो हैं छोटे, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। बड़े साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, वो कभी सिंध कराची में आके उन्होंने नहीं देखा। कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान? आपने पूरा का पूरा सिंध उठाकर पीपल्स पार्टी को दे दिया। वहां हमसे फटे हो रहे हैं उनके। अवाम इतने मुश्किलात का शिकार हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, आज भी मैंने कुछ अपने दोस्तों से कहा कि भाई खुदा के वास्ते लाहौर इस्लामाबाद के कुछ जर्नलिस्ट कराची आ जाएं, देखें आपको गवर्नेंस के जबरदस्त मॉडल, क्या अचीवमेंट है यहाँ पर, क्या अकम्पलिशमेंट है, क्या कारकर्दगी है, क्या लोगों को सफाई मिल रही है, कोई नौकरी। मैं इंटीरियर सिंध के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। अंदरून सिंध जो परेशानी है, मुश्किलात हैं, अर्बन शहर के जो मसाइल हैं, जो कि तुम्हें ये कहते हैं जी हमने हुकूमत चलाने के लिए मिसाक जमहूरियत कर दिया। भाई पाकिस्तान होगा तो जमहूरियत भी होगी। पाकिस्तान को इतने खतरात अगर आसिम मुनीर को माइनस कर दें तो आपका पूरा स्ट्रेचर गिर जाता है। आपकी पूरी हुकूमत की कॉम्बिनेशन कोलिशन खत्म हो जाती है। उनको प्लीज करने, उनको पता है कि जनरल आसिम मुनीर हैज अर्नड हिज नेम, ही हैज अर्नड द नेम फॉर पाकिस्तान। उनकी जात का मसला नहीं है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब्दुल जब्बार खान साहब वापस आपकी तरफ आएंगे। शफकत आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफकत साहब, ये सवालात तो हम अक्सर ही करते हैं कि किसने क्या किया, और जाहिर है कि हर सियासी आदमी दूसरी सियासी जमात के ऊपर ही फ़र्द जुर्म आयद करता है। शफकत साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कतई नज़र इससे कि कौन किस जमात का है, ये जो सियासी इख्तिलाफात बहुत बढ़ चुकी है, इनमें बहुत शिद्दत आ चुकी है, बहुत तलखी आ चुकी है, इस सूरत हाल में शफकत अवान साहब आप समझते हैं कि मईशत को ठीक किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो कोई हल है कि ये सियासी इख्तिलाफात किसी दायरे में आ जाएं, मतलब कोई हद हो, कोई कहीं चीज़ें थम जाएं? अब सच्ची बात है कि बेजारी भी होती है, खौफ भी आता है, डर भी लगता है कि अपनी सियासी जमातें, लेकिन बहुत बहुत तलखी बढ़ चुकी है। शफकत साहब, ये पहली बात तो ये है, बहुत शुक्रिया साहब आपने बुलाया प्रोग्राम में। और दूसरी बात ये है कि मईशत ठीक नहीं होगी जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब सियासी इस्तेकाम इसी सूरत में ही आ सकता है कि सियासी जमातें मिलकर बैठें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती।
अब ये कम से कम इल्जाम हमसे हटकर हुकूमती जमात पर जाना चाहिए। हम बारहा कह चुके हैं, कह रहे हैं कि जी आए बैठे मुज़ाकरात करें, आए बैठे मुज़ाकरात करें, लेकिन गवर्नमेंट का मसला ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, मुज़ाकरात नहीं करती। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है तो इसमें भी हमने अच्छा रईस साहब से कहा कि हमने बतौर जमात पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में आपको पूरा मैंडेट दिया है कि आप बैठे मुज़ाकरात करें और जो भी फैसला करें। तो उन्होंने बड़े ही बोझल दिल के साथ कहा कि मैं आज आपको ये बात बिल्कुल वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ मुज़ाकरात का सिर्फ प्रोपोगेट करती है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हमसे। ये बात बिल्कुल क्लियर सी है कि हम बारहा कह चुके हैं कि जी बैठे, सिर्फ एक जिद थी ना कि जिद नहीं, आप कहेंगे उनका ख्याल था कि पीएम हाउस के अलावा कहीं पे भी, तो कई दफा कहा गया जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में बैठेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। और एक बात मैं बड़ी क्लियर आसिफ साहब आपको बता दूं कि इस मुल्क के हालात अल्लाह करे सुधर जाएं, और ये हम सब की दुआ है कि सुधर जाएं। सुधरने का एक ही हल है कि आप मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेके आएं। आप मुल्क में जब सियासी टेम्परेचर इस हद तक रखेंगे, लोगों को जुबानबंदी कर देंगे, मुल्क की मकबूल लीडरशिप को आप जेलों में रखेंगे, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ फिर मुल्क इसी लेवी पे ही चलाएंगे जो आप पेट्रोल पे ले रहे हैं। ना तो आपके पास बाहर से कहीं से इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आप मुल्क में कोई ऐसे प्रोजेक्ट लग सकेंगे, ना आपकी बाहर एक्सपोर्ट होगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क ठीक हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम आप मुज़ाकरात के लिए बहुत ज्यादा कह चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे नहीं। अवान साहब, मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे नहीं आती, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती। अब इसका वे आउट क्या है? यानी दोनों जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ है, बीच का रास्ता क्या है? क्या मुज़ाकरात पर आ जाए दोनों मिलके? हम आसिफ साहब बार बार वांगे दो उधर कह चुके हैं जी कि आप जो भी कह रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करें, वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं कि आए मुज़ाकरात करें, तो उसी वक्त रजिस्ट्रार साहब उठे और उन्होंने कहा जी चलें बताएं हमें कब मुज़ाकरात करने हैं। तो ये तो नहीं कि आप असेंबली में आए, तकरीर करें और लोगों को सुनाएं जी आए जी हम आप हमारे भाई हैं, आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें और फिर हमारी बात ही ना सुने। ऐसे नहीं होता। हम कह रहे हैं कि अभी मुझे कोई टाइम लेके दे दें आप इनसे, मैं अपनी लीडरशिप को भेजता हूँ मुज़ाकरात के लिए। अगर कोई मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा इस वक्त आपके साथ है, उन्हें कहें कि जी टाइम दे, मेरी लीडरशिप आ जाएगी, टाइम बना के दे। अंजुम वकील खान साहब, कौन सच्चा है सर? अगर दोनों चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, पीटीआई भी चाहती है कि हों, पीएमएलएन भी चाहती है कि हों, तो फिर तो अंजुम साहब मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। अब इस तलखी को कहाँ लेके जाना है? अगर तुम ठीक है पीएम हाउस ना जाए, स्पीकर एजाज सादिक साहब ने दावा दी कि आए मेरे कमरे में बैठे, वो तो सबका है ना। वो कभी पिछले साल इनका स्पीकर वहां था, आज हमारा स्पीकर वहां, वो किसी मलकियत नहीं है। तो वो आप पीएम हो भी हाउस भी किसी की मलकियत नहीं है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान वहां से, आज मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पे हैं, तो उन्होंने कहा स्पीकर में उधर आ जाए, वहां जाके बात करते हैं। वहां भी भाई बैठने के लिए तैयार नहीं, बात नहीं हुई। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने खुद दावत दी कि आए यहाँ बैठते हैं, फिर यहाँ को पीएम साहब की जब हम किसी कंक्लूजन पहुंचे, नजदीक पहुंचे, पीएम साहब बना लेंगे, वो भी ये तैयार नहीं हुए। बात यह है कि इनकी सुई शुरू होती है इमरान खान से, खत्म होती है इमरान खान साहब पे। लेकिन अभी केपी का बजट इन्होंने कहा कि हम पेश नहीं करते जब तक इमरान खान साहब को आप हमें मुलाकात नहीं कराएंगे। देखें केपी का बजट, केपी की हुकूमत इनकी अपनी है। अभी कहते हैं कभी 3 महीने का बजट दे रहे हैं, 4 महीने का बजट दे रहे हैं। ये लोगों के साथ मजाक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन 2018 से 22 तक जो कर दिया वो भी लोगों के सामने है। आज 15 साल हो गए मुसलसल केपी के में इनकी हुकूमत है, वो भी इनके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर इस्तेकाम मुल्क के अंदर पैदा करना है, अल्लाह ताला के फजल करम साहब, इसमें कोई शक नहीं है। फिर माशा आसम अनीस साहब की मेहनत से और वज़ीर शहबाज शरीफ की मेहनत से आज इंशाल्लाह पाकिस्तान का दुनिया में नाम है। और आप देखें कि कितने लिमिटेड टाइम है ये जो आज अपनाए हरम बंद थी, ये पूरी दुनिया के लिए बंद थी और पूरी दुनिया को इसमें क्राइसिस में आई थी। पेट्रोल की कीमतें कहाँ गई, सारी काविशें इसमें फील्ड मास्टर आसम अनीस साहब की हैं, मियां शहबाज शरीफ की काविशें हैं। उनकी वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से आज अपना हमद खुली और आज तेल का रेट जो है
कितनी स्पीड से नीचे है और पाकिस्तानी वहां को पहले भी रिलीफ दिया गया। अंजुम वकील खान साहब, यही तो सवाल है कि जो वजीर आजम कामयाब फॉरेन पॉलिसी के साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कर सकते हैं, वो वज़ीर आज़म यकीनन अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ भी मामले को निपटा सकते हैं। एक ना एक दिन आपने मिलके बैठना है। आपने देखे पीपल्स पार्टी के साथ भी आप मिलके बैठे। हम यही कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म। भाई आप बैठेंगे तो इलेक्शन रिफॉर्म होगी, अब असेंबली में आएंगे तो इलेक्शन रिफॉर्म होगी। अब बात करेंगे कि ये खामियां इनको दूर कर रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म होगी। बात है असेंबली में आते हैं, स्वाय इसके कोरम की निशानदेही करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस दफा बजट में जितना टाइम इनको मिला है वो भी शायद तारीख में पहली दफा कोरम की निशानदेही तो बुरी बात नहीं है सर, ये तो पार्लिमानी रवायात हैं। और कोरम भी आप 25% पे रखा हुआ है आपने, फिर भी पूरा ना हो तो फिर उस पे उसकी निशानदेही तो बुरी बात नहीं। बात का नहीं, जो मौका मिलता है देख उस असेंबली की कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के बराबर है ना। कोरम का बजाय इसके ये निशानदेही करके उस कार्रवाई को रोकें, ये आए अब बात करें ना। अंजुम साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये गरीब कौम अपने अराकीन पार्लियामान के ऊपर अपनी इस्तिताअत से बढ़ के खर्च करती है। काफ़ी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, भले को बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन काफ़ी सारी हैं। उसके बावजूद अगर बजट जैसे अहम इशू के मौका पर अंजुम वकील खान साहब अराकीन कौमी असम्बली में मौजूद ही ना हो और कोरम टूट रहा हो, तो उसकी निशानदेही तो ज़रूर होनी चाहिए ना। बिजनेस चलाना है तो फिर संजीदगी के साथ चलाना चाहिए, ये नहीं कि 25% से भी कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह बजट में पूरी संजीदगी से चला है, लोग बिल्कुल आए, कोई हमारा कोरम नहीं टूटा। लेकिन इन्होंने कोशिश की है, लेकिन कोरम नहीं टूटा। सिर्फ निशानदेही करके वक्त जाया करते हैं, आप ये कह रहे हैं? वक्त जाया कर, बिल्कुल वक्त जाया करते हैं और अपने लोगों का वक्त करते हैं। लेकिन अभी बजट ऐसा मौका होता है जिसमें अपने इलाके की पूरी आदमी नुमाइंदगी कर सकता है, अपने इलाके को मसाइल बता सकता है, उनके लिए डिमांड कर सकता है। तो इनको मौका पूरा दिया गया, लेकिन बाद में बाहर निकलने कहा जी हमें तो बात नहीं करें। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की है कि हमें तो बात ही नहीं, मौका नहीं दिया गया। ये इनकी समझ लगी कि डबल पॉलिसी क्या है। शाहिदा साहब से पूछते हैं। शाहिदा रहमानी साहब, दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि हम बात करना चाहते हैं, तो क्या हम ये तवक्कुं रखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वही ब्रिज बन जाएं? और चूंकि दोनों जमातें कह रही हैं कि हम भी बात करना चाहते हैं, हम भी बात करें, तो बिठा दें इनको कि भाई आए बात करें। वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाना चाहते तो ऐवान सदर शायद आ जाएं, वो तो हेड ऑफ स्टेट का ऑफिस है, हेड ऑफ स्टेट का वो तो सब कुछ है। देखिए, बारहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन्हें दावत दी कि आए बैठे हम मुज़ाकरात के जरिए, क्योंकि पार्लियामेंट ही वो वाहिद जगह है जहां तमाम तर मसाइल का हल होता है और तमाम पॉलिटिकल मसाइल मसले जितने भी हल होते हैं थ्रू पार्लियामेंट होते हैं। और यही वजह है कि जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी पार्लियामेंट के मेंबर थे और अपोजिशन में हम बैठते थे, PMLN भी अपोजिशन में थी उस वक्त, जबकि इमरान खान साहब किसी अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, ख्वाह शहबाज शरीफ हो, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, ख्वाह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हो, वो किसी से तौहीन समझते थे। हाथ मिलाना तो दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहते थे। और आपने देखा, याद होगा शायद कि उस वक्त की अपोजिशन की फ्रंट जितनी भी सीटें थी सब अरेस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा नहीं, मईशत को अगर दरपेश चैलेंजेस हैं तो हम बैठ के आए, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत करें। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। जब हम गवर्नमेंट में आकर बैठे, PDM की गवर्नमेंट बनी और उसके बाद अब गवर्नमेंट है, तो बारहा इन्हें मुज़ाकरात की दावत दी और कहा कि चीखने से, चिल्लाने से, मुजाहरों से, मुजाहरे भी नहीं, जिस तरह पार्लियामेंट के इजलास में जो कुछ होता है वो आप भी देखते हैं रोजाना, जो कुछ हो रहा तो वो आप सबके सामने कि एक ही चीज होती है कि जी बस इमरान खान को रिहा करो और इसके अलावा कोई बात नहीं। हमारे भी जब लीडर गिरफ्तार थे, जरदारी साहब गिरफ्तार थे, हमारी पूरी आला क़यादत गिरफ्तार थी, अदी फरियाल थी, लेकिन हम लोग जो असम्बली के में एक फ्लोर है जहाँ पे हमें टाइम मिलता है कि हम अपने मुल्क की मसाइल को, अपने कौमी मसाइल को, हम अपने इलाकाई मसाइल को वहां पे ले जाते हैं और उसकी बात करते हैं, तो वो बात तो यहाँ होती ही नहीं है। ये कह तो रहे मुज़ाकरात की, लेकिन जब मुज़ाकरात पे बैठते हैं, आपने देखा 26 अमेंडमेंट पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये एग्री हुआ, लेकिन फिर इमरान खान का वहां से आ गया कि जी आपने नहीं करना, फिर लाचार हो जाते हैं। इसी तरह आपने 27 में देखा कि ये बैठते हैं, एग्री करते हैं और इनकी बातें मानी जाती। जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो उसमें लास्ट बात है 30% मानी जाती है।
और आपने देखा कि ये इनको ये इख्तियार ही नहीं होता कि ये बैठ सकें, ये बात कर सकें। अगर आपके पास इख्तियार है तो बिल्कुल आप आए, बैठें, मुज़ाकरात करें। हमारे लिए भी, हमारे तरफ से भी दरवाजे खुले हैं, हम भी दोनों को बैठाना चाहते हैं कि आए, बैठें। नून लीग ने भी बारहा जिस तरह हमने अपने माजी से सीखा है बहुत कुछ, और हमें कोई खैरात में बैठकर ये हुकूमतें नहीं दे देता है, अवाम हमें वोट देते हैं तो ये हमें मिलता है। तो अगर कोई ये समझता है कि जो हमें उठा के सिंध दे दीजिए, किसी को पंजाब दे दीजिए, किसी को केपी, ऐसे नहीं होता। आवाम कारकर्दगी अक्सरियती वोट मिल रहा है तो हमने कुछ डिलीवर किया है। किसी के ना बोलने से, हाँ, नेशनल प्रेस क्लब पाकिस्तान के साथियों ने आकर विजिट किया और वो ये देखकर हैरान हो गए कि क्या प्रोपेगेंडा सिंध के खिलाफ होता है, किस तरीके से सड़कों का जाल बिछा है, किस तरीके से हमने थरकोल प्रोजेक्ट लगाया, किस तरह विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा के हम नेशनल ग्रिड में बिजली दे रहे हैं। ये सारी चीजें, हेल्थ का ऐसा हमारे पास सिस्टम है, पूरा पाकिस्तान आता है। वो जो आपके मुखालिफिन है ना शादा रहमानी साहब, वो जो आपके मुखालिफिन है वो यूनिवर्सिटी रोड का बहुत जिक्र करते हैं। देखिए, मुखालफीन का तो काम होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज वो दौर नहीं है कि कराची से लोग भाग रहे थे, कारोबार को बंद कर दिया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो यूनिवर्सिटी रोड भी बन गई है, आपने कहा ना जाल बिछा दिया। इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर यूनिवर्सिटी रोड भी बन जाएगी, बीआरटी का जो हमारा है वो भी बन जाएगा। हाँ, आज कराची में बोरीबंद लाशें नहीं मिल रही, आज कराची में कोई भत्ता नहीं ले रहा, आज कराची के अंदर जो है नामालूम अफराद फायरिंग करके नहीं मार देते, आज कराची में फैक्ट्रियां नहीं जलाई जा रही, आज लोग अपनी मर्जी से फितरा, ज़कात, खैरात देते हैं। आज इस शहर की रौनकें बहाल हैं जो कि लोगों को हजम नहीं हो रही कि ये शहर कैसे तरक्की कर रहा है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप मुझे ये बताइए कि फ़र्ज़ करें ये तीनों जमातें मिल बैठें और इनमें इख्तिलाफात ही ना रहें, या इख्तिलाफात रहें तो वो एक दायरे में रहें और ये मुत्तफ़िक हो जाएं कि हमने पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करना है, हमने सियासी इस्तेहकाम हासिल करना है ताकि मईशत बेहतर हो। क्या इसके बाद पोटेंशल है कि हम अपनी मईशत को अपने कदमों पर खड़ा कर सकें अगर ये हो जाए? ये अच्छा सवाल है आपका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्वेश्चन की हद तक। देखिए, नैरेटिव अलग है, पीटीआई अपने स्टैंड पर खड़ी है, पीएमएलएन इतने तजर्बे के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने बड़े तजर्बे के बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से चला रहे हैं उसका रेफरेंडम करा के देख लें। पूरी पाकिस्तान के अवाम, आपने अभी यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र किया, मैं कल ही इत्तेफाक से 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया था। वो रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दिया था उसको हटा के बाहर फेंक दिया गया है। अब एफडब्ल्यू उस काम को लेकर चल रही है और उसने आते ही कम से कम उस सड़क को आने जाने के थोड़ा सा काबिल बना दिया है। तो इनके बस की बात नहीं है सर। 27 साल पहले, 28 साल पहले मोटरवे लाहौर का कब बना था, ये नो M2, फिर उसके बाद M1, फिर M3, फिर M4, हजारा हाईवे, संवाद हाईवे, कराची में एक भी मोटरवे नहीं बन सका। 27 इनका देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑन इवन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, इनका नैरेटिव डेवलपमेंट का है ही नहीं। ये डिसेप्शन का शिकार हैं। पाकिस्तान में इस आदमी का जिसको जेल में डाला हुआ है, नैरेटिव कामयाब हो गया, उसने नौजवानों को अपने हक में कर लिया है। ये एक बंदे को भी नहीं कर सके, जबकि इनकी क़यादत नौजवान भी है, बूढ़ी भी है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे तो मईशत समझनी है ना, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि कराची में कोई काम नहीं हुआ, पीएमएलएन के आप क्रिटिकल हैं, केपी का आप जिक्र नहीं कर रहे। केपी में सड़कों का जाल बिछ गया है या केपी की गवर्नेंस का मायार भी इन्हीं की तरह है, ये इनसे बेहतर है या इनसे कमतर है? देखिए, वफाक की हुकूमत काउंट होगी सर। वफाक की हुकूमत से सूबों को ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। पंजाब क्यों लेकर बैठा हुआ है बाजी इनके मुकाबले पर? पंजाब में क्यों यानी बेहतरी की सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं लोग? आप, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन हमारा आना जाना ऐसे ही होता है। पंजाब में चीजें क्यों बेहतर है, क्या वजह? एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, करप्शन होगी कम से कम। यहाँ पे मैक्सिमम करप्शन है, सिंध के अंदर मैक्सिमम करप्शन है, नैब को नजर नहीं आती। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अब्दुल जब्बार खान साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद पंजाब ने, वफाक ने पंजाब को क्या ज़्यादा दिया बलूचिस्तान से, केपी से, सिंध से, कि पंजाब का आप कह रहे हैं कि पंजाब डिलीवर कर रहा है और केपी का आप कह रहे हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है? केपी वफाक को तो नहीं देखता, सिंध वफाक को तो नहीं देखता। बहुत अच्छी बात की, 18th अमेंडमेंट का इशू आपने खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन इसका सपोर्टर है इस वक्त? देखिए ना, एनएफसी, आपने गवादर में बैठकर एनएफसी फाइनल कर लिया, आपने वफाक को कमजोर कर दिया।
आपने कभी फोर्स ही नहीं किया कि वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान में 40 साल से चल रही है, पाकिस्तान को रिसोर्सेज चाहिए, फौज को रिसोर्सेज चाहिए। उल्टा यानी हिसाब किताब कैसी, बजाय इसके कि 18th अमेंडमेंट को 28वीं अमेंडमेंट ले आते और एनएफसी के मसले को हल करते, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन पूल से लेकर चलते। आपने कहा जी हम दे देंगे डिफेंस के पैसे, और आपकी जीएचक्यू ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को मान लिया। मेरी नजर में ये बात गलत है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, आप देख, मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरे पाकिस्तान में एनआईसीवीटी एक था, कराची में मौजूद है, आपने 18वीं तरमीम सिंध को दे दिया। जेपीएमसी जो है, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जिसकी ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जमीन है, सिर्फ जमीन, वो इनके पास दे दिया आपने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ये तीनों अदारे, बहुत बड़े बड़े अदारे आपने सूबाई हुकूमत को दे दिए। आप बड़े मुतमईन, आप कहते जी बहुत तरक्की हो रही है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इतनी मैसिव करप्शन एनआईसीवीटी में हो चुकी है, आपने पीछे नवीद कमर के भाई को हटाया, अब दूसरे एक साहब आ गए हैं, ताहिर सगीर साहब। जनाब वहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेकंड फ्लोर पर खुले पड़े हैं, प्राइवेट कंसल्टेंसी चल रही है, और आवाम को जो मुश्किलात हैं, इसके मुकाबले में परवेज इलाही ने या शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने भी पंजाब का पीआईसी बनाया, पिंडी का बनाया, लाहौर में बनाया, लाहौर मुल्तान में बनाया, कुछ ना कुछ तो गाड़ी नजर आ रही है। यहाँ 18वीं तरमीम की बात करते हैं, सिंध में कौन सा हॉस्पिटल है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपने सिंध और केपी को कंपेयर कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके सिंध और पंजाब को आपने कंपेयर कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप केपी को कहाँ प्लेस करते हैं? इन दोनों से बेहतर है, इन दोनों जैसा है, या इन दोनों से बदतर है? नहीं, इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखिए जी, लेट द पीपल डिसाइड, लेट द पीपल गिव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इनको दें, ले आए, इलेक्शन फेयर करा लें। नहीं सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो बहुत खुल के बता रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया, पीएमएलएन के बारे में भी बता रहे हैं। आप मुझे रहनुमाई कीजिए कि केपी बहुत अच्छा है क्या? सर देखिए, मुझे नहीं पता, मैं केपी की बात नहीं कर रहा। मैं ये जान रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वफाक में जो हुकूमत है उसका स्टेक ज्यादा है। इसी तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसका स्टेक ज्यादा है। उसके बाद बात आती है सिंध की, और सिंध के साथ कॉम्बिनेशन अगर कराची को उसमें दायरे पार्ट ऑफ सिंध, और अभी ये जो डिबेट चल रही है सूबे बनाने की वगैरह वगैरह, इस पे नाराजगी का इजहार कर रहे हो। सही, सिंध जो तकसीम जो मसलो आए, ये देखें, आपको पाकिस्तान का मसला है। लोगों ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ यानी अपनी जानें कुर्बान की हैं। ठीक है डॉक्टर जवाहर साहब, आगे बढ़ते हैं। शायद रमानी साहब, मैं अगर यही सवाल आपकी खिदमत में रखूं, जी जी बताइए, कि क्या ये तअस्सुर दुरुस्त है जिसकी तरफ डॉक्टर जब्बार खान साहब ने भी इशारा किया कि 18वीं तरमीम के बाद जो मालियाती तकसीम का बंदोबस्त मुतारफ कराया गया, उसने मालियाती मसाइल पैदा किए? ये दुरुस्त है या गलत है? आसिफ साहब, आपने 3 पार्लियामेंटेरियन को बैठाया और एक ऐसे शख्स को जिसको इकोनॉमिक्स के हवाले से आपने बैठाया, जो पॉलिटिक्स इस तरीके से कर रहे हैं, आपके अपने ही सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे, और वो अपनी ही सवाल की कभी नफी करते हैं और कभी, तो आप उस शख्स को किस तरह से आपने पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठाया? आपने देखा, आप 18वीं तरमीम पूरे यूनानी मसली तमाम पॉलिटिकल जमातों की रजामंदी के साथ हुई थी, मुस्तकिल 10 से 12 महीने उस पर डिबेट हुई थी, और आवाम की उसमें आरा शामिल थी, तो जब जाके हुई थी। अभी भी जब 28वीं तरमीम का जिस तरह जिक्र आया, लेकिन कोई पॉलिटिकल जमातों की लीडरशिप के साथ उसका नहीं हुआ, और तय कोई बात नहीं, कोई मुसविदा नहीं, ये सारी बात हुई। और लेकिन जब आपने ये भी देखा कि जब जब विफाक को मुश्किल पड़ेगी तो सूबे खड़े होंगे, सूबे को मुश्किल होगी तो विफाक खड़ा होगा। यही है इकाई जो हमें जोड़ती है। तो आज जब विफाक को कोई मुश्किल मरहला आया, तो तमाम सूबे, चाहे केपी हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, सब ने आगे बढ़कर एक फार्मूला बनाया और विफाक के लिए अपने फंड्स जो है वो दिए। तो यही मुल्की कौमी यकजहती होती है जिसके तहत सूबों ने, लेकिन हम किसी के कहने से क्यों 28वीं तरमीम कर दें, क्यों सूबे बना दें? जब जरूरत होगी तो सूबे भी बनेंगे, जब जरूरत होगी तो तरमीम भी होगी, लेकिन किसी के कहने से हम तरमीम नहीं कर सकते। एनएफसी अवार्ड हो या सूबाई खुद मुख्तारी हो, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, शेख जुल्फिकार अली भुट्टो का ख्वाब था, और ये पूरा हुआ। तो किसी के कहने से जो अपने इलाके से चंद वोट भी ना ले सकता, वो इस तरह आकर अगर निजाम पे तनकीद करता है, बात करता है, तो इस तरह नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जहाँ मुल्की यकजहती की बात होती, सूबे साथ खड़े होते हैं। आज पाकिस्तान की डिफेंस को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, सूबों ने बढ़कर साथ दिया, और यही वजह, यही चीज है जो हमें एक करती है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि जी हम किसी की ख्वाहिश के ऊपर कोई तरमीम हो जाएगी। ठीक है शफकत अमान साहब, सर 2 सवाल हैं आपसे। एक सवाल यह है कि क्या ये तअस्सुर दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम के बाद मसाइल पैदा हुए मालियाती तौर पर,
जो मैंने शादा रहमानी साहबा से भी जो सवाल पूछा। दूसरा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अली मोहम्मद ख़ान साहब का एक मौक़िफ़ आया है, वो आप भी सुन चुके होंगे, मफाहमत की उन्होंने बात की है। वो गालिबन ये कहना चाह रहे थे कि हमने सारे तरीके एजुटेशनल पॉलिटिक्स के आज़मा के देख लिए, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, अब हमें थोड़ा सा मफाहमती टोन में आ जाना चाहिए, क्योंकि सियासत के बंद गली में रास्ते सियासी अफ़हाम तफ़हीम और सियासी बसीरत से निकलते हैं, एजुटेशन से नहीं निकलते। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ है एक का, और एक का आइनी स्कीम से है, लेकिन मुझे दोनों पे आपकी राय चाहिए। पहली बात तो ये है जी कि ये अली मोहम्मद खान साहब की ज़ाती राय हो सकती है। मैं आज भी मुज़ाहमत पर यकीन रखता हूँ। जब मसाइल का हल मुज़ाकरात से नहीं हो रहा, जब कोई हमारी बात सुनने को अगर तैयार नहीं है, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मुज़ाहमत है, और मुज़ाहमत ज़रूर होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाहमत जारी रखेंगे। ये किसी बंदे का ज़ाती ख्याल हो सकता है, ये पार्टी का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं है कि हम खुदा न खास्ता मुज़ाहमत से पीछे हटाए हैं, या हम मुज़ाहमत से थक चुके हैं, या हम मुज़ाहमत से बददिल हो गए हैं। कतई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल मफाहमत चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ प्रोपोगेट करके मुज़ाकरात का और मुज़ाकरात नहीं करती। हम इनको इनका चेहरा दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ये कितने झूठे हैं और ये कितना फ्रॉड करते हैं मुज़ाकरात के मामले में। बाकी मुज़ाहमत पे मेरा तो पूरा यकीन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर का यकीन है कि हम मुज़ाहमत इंशाल्लाह करेंगे और अपनी हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी। जहाँ तक बात है 18वीं तरमीम एक वाहिद तरमीम है पिछले कई सालों में, जो वाकई डिबेट होके और जो वाकई जिस पे कंसेंसस हुआ और 10 महीने तक जिस पे डिबेट चलती रही, उसके बाद वो पास हुई। तो मेरा तो पूरा बिलीव है कि वो बिल्कुल ठीक पास हुई थी। और क्योंकि आजकल तो बिल्डोज करवाई जाती हैं, वो 26वीं तरमीम हो या 27वीं हो या 28वीं आ रही है या 29वीं और 29वीं भी आएगी, तो ये सारी बिल्डोज होंगी और बिल्डोज हुई हैं। लेकिन 18वीं तरमीम डिबेट के बाद, बहुत बड़ी डिबेट के बाद पास हुई थी। तो 18वीं तरमीम में कोई ऐसी खामियां नहीं है, सूबों को उनका हक दिया गया था। वफाक को चाहिए कि वो अपने सोर्सेज पैदा करे, वफाक को चाहिए कि वो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर करे। ये नहीं है कि आपसे अपना काम हो नहीं रहा और आप फिर सूबों पे बोझ डालें। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो सियासी हिजान है, आपने भी कहा कि हम मज़ाहमत जारी रखेंगे, लेकिन आपने साथ कहा कि हम मफाहमत पर भी यकीन रखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप में और मुस्लिम लीग नून में अगर कोई तलखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको ब्रिज कर दे, फजलुर रहमान साहब कर दें? ज़रदारी साहब तो सदर पाकिस्तान है ना, सदर पाकिस्तान का मनसब तो आपका उस तरह का सियासी हरीफ तो नहीं है जैसे हुकूमत के मनसब है वज़ीर आज़म का। सदर साहब तो हेड ऑफ़ द स्टेट है, तो आप वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाना चाहते तो आप ऐवान सदर चले जाएं, ऐवान सदर को ऐसा मकाम बना लें जहाँ पे दोनों पार्टियां जाएं, बात करें। आखिर में आप सबको बात करनी पड़ेगी। सर मेरी बात सुन लें, बात करने का मसला नहीं है, जगह का मसला नहीं है। 100 जगह हैं बैठने की, 100 जगहों पे बैठा जा सकता है, ये बात नहीं है। मसला ये है कि ना तो मुस्लिम लीग नून के पास मैंडेट है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है बात करने का। जब उनके पास मैंडेट नहीं होगा वो हमसे बात क्या करेंगे? मसला यहाँ पे अड़ा हुआ है। जब उनके पास मैंडेट हो तो बैठने की 100 जगह हैं, अब वो बेचारे बैठें और फिर उठ जाएं। जिस तरह एक दफा सोहेल अफरीदी ने कहा पहली मुलाकात में वज़ीर आज़म से कि मेरी मुलाकात करवाएं मेरे लीडर से, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। तो फिर वो उठ जाए और कहें कि हम ये बात भी पूछ के आएंगे, तो उनके लिए सुबकी होगी, इसलिए वो बैठना नहीं चाहते। अंजुम अकील खान साहब जी, ये जो मईशत जिस रुख पे जा रही है, कुछ पेट्रोल तो आपने सस्ता किया, लेकिन आप तो चूँकि मतलब मुंतखब आदमी हैं, लोगों को समझते हैं, ये जब पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ता है तो कीमतें आसमान को छूती हैं, जब पेट्रोल नीचे आता है तो कीमतें उस तनासुब से नीचे नहीं आती। ये जो मार्केट मतलब एक फ्री फॉल में जा रही है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई कंट्रोल कुछ तो होना चाहिए ना सर? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कीमतें बड़ी तेजी से अभी देखें ना, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है लोगों को, और मजीद भी पेट्रोल के बारे में रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोल में जब रिलीफ मिलता है तो हर चीज में मिलना चाहिए लोगों को, बसों के किराए में मिलना चाहिए, इंडस्ट्री को में मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे लोगों का जान कोई ऐसा नहीं है, ये कौमी सोच जो जिससे ये कह सके जी कि अब मैं अपने लोगों को रिलीफ दूं। फिर बात यही है, फिर अदारे जो है वो जब एक्टिव होते हैं अमल दरामद करने की,
कहते हैं, फिर लोग शोर करते हैं जी कि हमें जबरन जी किया जा रहा है। देखिए अब ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ट्रांसपोर्ट के किराए में फौरन रिलीफ देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की अपनी यूनियन है, उनको रिलीफ दिलवाना चाहिए। अब नहीं दिलवाएंगे तो फिर जब अंजुम वकील खान साहब आपने कहा कि लोगों में, अंजुम भाई आपने कहा कि लोगों में कौमी सोच नहीं है। अच्छा, ताजिर और कारोबारी आदमी तो बेनिफिट के पीछे जाता है, वो कौमी सोच के पीछे उस तरह, यानी वो आप वहाँ पे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सवाल तो ये है कि मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वो होनी चाहिए, कौमी सोच यकीनन होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो डिमांड एंड सप्लाई और वो चक्रों में चीज़ें रहती हैं। जो हुकूमती इदारे हैं, आपने सब्जियों की कीमतें चेक करने के लिए, दूध की कीमतें चेक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नाम के एक ओहदेदार को आपने करोड़ों रुपए की जनाब गाड़ियाँ दी हुई हैं। ये उनका काम है ना कि वो इस चीज़ को चेक करें कि पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ता है तो चीज़ें यूँ ऊपर जाती हैं, पेट्रोल इतना नीचे आता है तो चीज़ों की कीमतें नीचे नहीं आती। आपके इदारे, आपके महकमे, आपके अफसरान, जिन अफसरान को जनाब आपने बहुत शाखर्चियों के साथ शहजादों की तरह रखा हुआ है, वो क्यों नहीं परफॉर्म करते? ये असिस्टेंट कमिश्नर हो, कोई भी हो, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हो, कोई ज़िले इंतज़ामिया हो, कहीं पे कोई तो हो ना सर। असल में बात फिर वही आती है कि जब ये इदारे एक्टिव होते हैं तो फिर ये यूनियन वाले जो है सब कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। चाहे कोई भी यूनियन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, कोई और जरूरत जिंदगी की जो किराना की शॉप है, ये ताजर लोग हैं, फिर ये शोर करते हैं कि हमारे देखें जी हमारे लोगों को पकड़ दकड़ कर ली। मैं ये कहता हूँ कि इनको भी सोच होनी चाहिए। देखें आप कहते हैं कि ताजरों को ये सोच नहीं, ताजरों को सोच होनी, सारे ह्यूमन भी हैं। अगर ताजर शोर मचाएंगे तो फिर इदारे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ताजर शोर मचाते हैं। नहीं, इदारे काम नहीं, इदारे काम करें तभी शोर मचाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हर आदमी को सोच रखनी चाहिए। जब अल्लाह ताला एक मौका देता है तो लोगों को, हर शख्स को ऊपर से नीचे तक हर शख्स को रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत का काम नहीं है कि वो ऐसा मैकेनिज्म बनाए जहाँ पेट्रोल की कीमतों के उतार चढ़ाव से चीजों की महंगे सस्ते होने का भी कोई फार्मूला बने ना। जी हुकूमत ने जी बिल्कुल कहा है, जिस परसेंटेज से पेट्रोल नीचे है, इसी परसेंटेज से आप किराए कम करें, इसी परसेंटेज दूसरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आप कम करें। लेकिन कुछ लोग तो कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। तो जो ज्यादा मुनाफा कमाने की शक्ल, वहां इदारे एक्टिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होते हैं। बात का मैं आप ये भी मैं बता दूं कि हम ही फिर उन लोगों की सिफारिश भी बन जाते हैं कि जी इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि हमारे सियासी लोग हैं, हमारे पास लोग आते हैं, फिर बात करनी पड़ती है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ खुद लोगों में शऊर होना चाहिए कि आज पाकिस्तानी की ये चीजें। आपने दोस्त कहा कि सियासी लोग सिफारिश बन जाते हैं, तो क्या आप ये समझिए कि मईशत में सख्त फैसले करने हैं अगर, तो फिर हमें थोड़ी देर के लिए सियासत से आगे का सोचना है। मईशत के सख्त फैसले कर रहे हैं, देखिए ये चीजें आप फिर बात हो आगे, मईशत के सख्त फैसले करने हैं तो फिर देखना पड़ता है। इस पे जब IMF प्रेशर डालती है तो हम उसके मुताबिक काम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं अपनी आवाम को भी देखना है कि आवाम बर्दाश्त कर सकती है ये चीजें कि नहीं कर सकती। फिर हम लोगों को देखकर फैसला, अपनी आवाम को देखकर कोशिश करते हैं फैसले करें। अभी जिस तरह आपकी 18 अमेंडमेंट की बात हुई, 18 अमेंडमेंट नो डाउट की बड़ी कंसेंसस हुई है, लेकिन वक्त की जरूरत है। आज दुनिया में साबित हो चुका है कि जिस, देखें अगर मैं बादला की बात करूं तो सबसे ज्यादा बादला आप अपना पहला फिक्र मुकम्मल कर लीजिए कि वक्त की जरूरत क्या है। बात की जरूरत यह है कि अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हमने अपने दफा को मजबूत करना है। आज वक्त ने साबित किया है कि सऊदी अरब के पास हमसे ज्यादा ज़मीन बादला मौजूद है, UAE के पास ज्यादा हमसे मौजूद है। आप इसको 18वीं तरमीम से कैसे रिलेट कर रहे हैं, 18th अमेंडमेंट से कैसे रिलेट कर रहे हैं? मैं ऐसे कर रहा हूं कि आज हमने अपने दफा मजबूत करना है और वफाक के पास वो मालियाती तौर पे इतनी मजबूत नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा कि इसमें जो है थोड़ी सी चेंज ले आए ताकि वफाक हमेशा मजबूत हो, और बेहतर से बेहतर हमारा मजबूत ही जब डिफेंस होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अंजुम साहब, ये जो आपने सोचा कि इसमें कुछ चेंज ले आए, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने मुशावरत की? नहीं, वो जब भी करेंगे तो तमाम पीपल पार्टी PTI से भी सबसे हम बिल्कुल कंसेंसस करेंगे, इनसे डायलॉग करेंगे, इनको कायल करेंगे। ये नहीं कि अचानक सुबह आ जाएगी जिक्र जी वोट दे, कभी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। पूरा कंसेंसस। लेकिन आप समझते हैं कि विफाक को मजबूत होने के लिए 18th अमेंडमेंट में थोड़ी सी तरमीम की मजीद जरूरत है? मेरे ख्याल में जी जरूरत है। देखें सब नो डाउट कि इस मुश्किल वक्त में सूबा ने फरागदिली का मुजाहरा किया है, लेकिन आईनी हक जो वफाक है वो वफाक को मिलना चाहिए। जो 18 अमेंडमेंट में शायद उस वक्त ऐसे हालात ना हो, लेकिन आज ये हालात के इसका तकाजा ये है कि
इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। ठीक तो है, मैं उसमें शायद रहमानी अगर- साहब का मौक़िफ़ लेना चाह रहा था इसके ऊपर, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अब्दुल जब्बार साहब आपका, शायद रहमानी साहब आपका, अंजुम अकील खान साहब और शफ़क़त साहब आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।